नमस्कार, बायजूस एग्ज़ाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 26 दिसंबर 2023 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए यह लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो यह टारगेट प्रीलिम्स 2024 को लेकर के यह दैनिक क्विज हम लोग फिर से शुरू किए हैं, जो कि इंडियन एक्सप्रेस और इसमें पीआईबी, द हिंदू, विभिन्न समाचार पत्रों से इन प्रश्नों को लिया गया है। और इसके साथ साथ हम लोग एक लास्ट में फैक्ट ऑफ द डे की चर्चा करेंगे और एक पिछले वर्ष के एक प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसको शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इस वीडियो के लिंक में आप जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको वन बाय वन, अगर आप पहली बार में यूपीएससी में सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो एक गूगल फॉर्म आएगा, उसमें आप अपना नाम डालेंगे और इस तरह से आपका वन बाय वन सेशन होगा, काउंसलिंग होगा और इस तरह से आप आगामी परीक्षा को पास कर सकेंगे। यानी एक बार में अगर आप यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो यह जो है 1-to-1 जो काउंसलिंग सेशन है, इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेशन करें। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि दैनिक क्विज शुरू हो गया है। जैसा कि टेस्ट सीरीज भी शुरू हो गया है, पहले 3 टेस्ट सीरीज जो है आप लोगों के फ्री हैं, तो इसमें आप लोग जरूर भाग लीजिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार करें। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी लगातार घट रही है। दूसरा कथन है, सभी राज्यों में से केरल में इस योजना में महिलाओं की भागीदारी सबसे अधिक थी। तो इस प्रश्न पर विचार कीजिए। आइए इससे संबंधित हम लोग देखते हैं खबर क्या है। तो यहां पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, वुमेन पार्टिसिपेशन इन NREGS कंटिन्यू टू राइज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह जो नरेगा है, NREGA, तो यह क्या है? यह एक बहुत ही बड़ी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है। इसे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है। इसे 2005 एक्ट के तहत 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट किया गया था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट से। दोस्तों, यह नरेगा इसमें जो है महिलाओं को 33% आरक्षण भी देता है और यह महिला सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पिछले अगर 10 साल का देखा जाए, 2014-15 से लेकर 23-24 तक, तो लगातार महिलाओं की हिस्सेदारी इसमें बढ़ी है। और यह देख सकते हैं, इस पॉइंट को जरूर देखिएगा। और यह देख सकते हैं, वाइल द साउदर्न स्टेट लाइक केरला 89%, तमिलनाडु 86%, पुदुचेरी 87.16%। तो अब आइए, आप लोगों के उत्तर अब तक आ चुके होंगे। कौन सा इसका उत्तर होगा, जरूर आप लोग दे दिए होंगे। तो इसमें उत्तर होगा केवल 2। पहला कथन गलत है, क्योंकि लगातार इनकी हिस्सेदारी बढ़ रही है, ना कि घट रही है। तो पहला कथन गलत हो जाता है। दूसरा है, सभी राज्यों में केरल में इस योजना में महिलाओं की भागीदारी आपको बताया ही कि 89%। तो इस तरह से दूसरा कथन सही आता, उत्तर इसका बी होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। भारत ने निम्नलिखित में से किस देश को तेल के लिए अपना पहला भुगतान रुपए में किया है? यानी हमारा भारत 85% अभी भी तेल जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है। तो ऐसे में भारत को डॉलर में पैसे देने पड़ते हैं। अब भारत अपने रुपए का प्रयोग करेगा, तो वो कौन सा देश है? इसका उत्तर आप लोग दीजिए। तब तक हम लोग इन खबर को देखते हैं। यह द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है। फर्स्ट रूपी पेमेंट फॉर ऑयल टू यूनाइटेड अरब अमीरात। तो दोस्तों, भारत ने जो तेल का आयात करता है, मैंने बताया कि 85% तेल का आयात भारत जो है विदेशों से करता है अपनी जरूरतों का। तो ऐसे में गल्फ कंट्रीज से यह तेल का आयात करता है, अन्य देशों से यह तेल का आयात करता है। तो यह जो है पहली बार यूनाइटेड अरब अमीरात को यह क्या देगा? रुपया देगा। और इस तरह से अन्य देश के साथ भी इसमें बातचीत चल रही है। तो यहां पर देख सकते हैं कि जो कच्चा तेल भारत खरीद रहा है, अब वह रुपए में भुगतान करेगा। भारत अन्य तेल आपूर्तिकर्ता देशों के साथ भी इसी तरह का रुपया भुगतान सौदे की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के बाद ही किया जा सकता है।
और जैसा कि मैंने बताया कि 85% तेल जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत आयात पर निर्भर है। तो इस तरह से यह देख सकते हैं कि भुगतान डॉलर के बजाय अब रुपए में किया जाएगा। तो अब इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। इसमें उत्तर क्या होगा? बी होगा, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी पहला देश जिसे भारत रुपए देकर के कच्चा तेल प्राप्त करेगा। अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की ओर, यानी तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। मिशन कर्मयोगी में नौकरशाही में प्रशासनिक क्षमता के अलावा डोमेन ज्ञान विकसित करने की परिकल्पना की गई है। दूसरा कथन है, यह अवधारणा यह है कि भर्ती स्तर पर ही शुरुआत की जाए और फिर अपने शेष करियर की दौरान अधिक क्षमता निर्माण में निवेश किया जाए। तो इन दोनों कथनों पर आप लोग विचार कीजिए। आइए तब तक हम लोग देखते हैं इस खबर को। तो इस खबर को यानी इस प्रश्न को हम लोग पीआईबी से लिए हैं। तो यह पीआईबी आप लोगों को पता ही है कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से यह भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। दोस्तों 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का भी। तो दोस्तों यहां पर इसे 25 दिसंबर को हमारी भारत सरकार सुशासन दिवस मनाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस मौके पर, सुशासन दिवस के मौके पर 3 न्यू फीचर लॉन्च ऑन IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। तो यहां पर देख सकते हैं कि सुशासन दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में मिशन कर्मयोगी के विस्तारित संस्करण का शुभारंभ किया गया। तो इसमें 3 नई सुविधाएं हैं। कौन सी? IOGOT, ब्लेंडेड प्रोग्राम और क्यूरेटेड प्रोग्राम। तो इसमें माई IGOT यानी व्यक्तिगत अधिकारी के होम पेज पर लक्षित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जो सीधे उस अधिकारी की अद्वितीय क्षमता निर्माण आवश्यकताओं को यह पूरा करेगा। इसी तरह से ब्लेंडेड प्रोग्राम, यह IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ब्लेंडेड प्रोग्राम अधिकारियों की गतिशील प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी स्तरों पर प्रशिक्षित पद्धतियों तक समान पहुंच को भी सुविधाएं प्रदान करेगा। इसी तरह से क्यूरेटेड प्रोग्राम, यह भी IGOT कर्मयोगी पर क्यूरेटेड प्रोग्राम मंत्रालयों, विभागों और प्रशिक्षण संस्थानों की विविध शिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए यह डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ विकास यानी वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस सपोर्ट, यह भी एक नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है जो केंद्रीय सचिवालय में मध्य प्रबंधन सिविल सेवकों की क्षमता के निर्माण के लिए है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर देखिएगा। अब इसका उत्तर आप लोग दे चुके होंगे। इसमें यह दोनों कथन सत्य है, अतः इसका उत्तर सी होगा। तो यह जो है इस खबर को जरूर देखिएगा। यहां पर हमने इसको पॉइंट को दिया है, इस PDF को डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। मदन मोहन मालवीय जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्हें एक बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। दूसरा कथन है, उन्हें महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी थी। तीसरा कथन है, उन्हें 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चौथा है, उन्होंने 1909 में एक अंग्रेजी दैनिक लीडर यानी दैनिक समाचार पत्र लीडर शुरू किया था। तो इन तीनों कथनों में, चारों कथनों में कितने कथन सही हैं या कोई भी नहीं सही है, कितने सुमेलित हैं, इसका उत्तर आप लोग दें। तब तक हम लोग खबरों को देखते हैं। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं, PM रिमेंबर्स पंडित मदन मोहन मालवीय ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। दोस्तों यानी 25 दिसंबर को ही यानी 1861 में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों पंडित मदन मोहन मालवीय जी एक लेखक, विचारक, हिंदू नेता। तो यह 25 दिसंबर 1861 को प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों आपको बता दें कि वकालत की पढ़ाई करने के बाद पहले जिले और बाद में हाई कोर्ट में इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की और 50 वर्षों तक यह कांग्रेस में सक्रिय रहे। यह 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। यानी पहली बार लाहौर अधिवेशन 1909, 1918 में दिल्ली, 1930 में दिल्ली, 1932 में कोलकाता के यह अध्यक्ष रहे हैं। इसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। यही कारण है कि महात्मा गांधी ने इन्हें महामना की उपाधि दी थी। और 1909 में ही इलाहाबाद से प्रभावी अंग्रेजी अखबार द लीडर शुरू किया था और 1915 में शुरुआत हुई थी। 1916 में इन्होंने स्थापना की थी जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, और 12 नवंबर 1946 को इनका निधन हो गया था। और 2014 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
भारत रत्न से इन्हें नवाजा जा चुका है। तो अब आपको इसका उत्तर मिल चुका होगा, यानी इसमें केवल एक कथन सही है या केवल दो कथन सही है या केवल तीन कथन या कोई नहीं। इसमें उत्तर होगा तीन कथन। पहला गलत है, केवल एक बार नहीं, यह 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। महात्मा गांधी ने महामना की उपाधि दी थी, यह भी सही है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, यह भी सही है। और 1909 में इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, लीडर पत्र का यानी समाचार पत्र शुरू किया था, अंग्रेजी दैनिक। तो इस तरह से 2, 3, 4 कथन यानी 3 कथन सही, अतः उत्तर सी होगा। अब बढ़ते हैं आप लोगों के PYQ यानी 2023 में आया हुआ प्रश्न है। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकाई, पुमपुहार और मुचिरी के नाम से प्रसिद्ध थे। तो ये क्या थे? राजधानी शहर थे या बंदरगाह था या लौह और इस्पात बनाने के केंद्र थे या जैन तीर्थंकरों के मंदिर थे? तो यह जो है देखा जाए, यह 2023 में आया है, यह पत्तन के लिए प्रसिद्ध है। ये तीनों जो हैं स्थान पत्तन हैं। तो कोरकई जो है वर्तमान में तमिलनाडु में यह स्थित है। तमिलनाडु में एक प्रमुख बंदरगाह, यह पांड्य साम्राज्य की राजधानी था, लेकिन यहाँ पर्ल मछली पालन के लिए जाना जाता था। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार का केंद्र था। तो यही कारण है कि यह जो है, यह राजधानी से ज्यादा यह पत्तन के रूप में प्रसिद्ध था। पुमपुहार जो है यह कावेरी पुमपट्टिनम के रूप में भी इसे जाना जाता है। यह चोल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण पत्तन शहर था, जो कि कावेरी नदी के मुहाने यानी तमिलनाडु के पास कावेरी नदी यहीं गिरती है ना, यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। और मुचीर जो है केरल में वर्तमान में कोडंगुलूर के पास स्थित मुजिरिस प्राचीन काल में मालाबार कोस्ट, ये केरल में है, तो जोड़ने वाले यह भूमध्य सागर और लाल सागर, इसी के माध्यम से यह व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो यह क्या है? पत्तन है, इसे ध्यान रखेंगे, बंदरगाह। अब बढ़ते हैं आज के तथ्य में। संजौली ढली सुरंग, हिमाचल प्रदेश में इसका उद्घाटन कर दिया गया है। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह 47 करोड़ से अधिक की लागत से नवनिर्मित संजौली ढली सुरंग का यह उद्घाटन किया गया है। और मौजूदा ढली सुरंग एक सिंगल लेन है और इसका निर्माण 1852 में किया गया था। ऐसे में इसकी मियाद पूरी हो चुकी थी और दोस्तों यहां पर बहुत जाम लगता था। तो इस तरह से इस नई सुरंग से अब आवागमन सुचारू रूप से चलेगा और पर्यटन उद्योग हिमाचल प्रदेश का चूंकि सबसे प्रमुख साधन है, तो ऐसे में आवागमन की समस्या से यह निजात मिलेगी और लोग आएंगे। और यह जो है कुफरी, नालडेहरा, तत्तापानी, नारकंडा जेले जैसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के मार्ग पर स्थित यह सुरंग पर्यटकों के सफर को अब आसान बना देगी। और सुरंग में शिमला के जातर जुलूस की विषय पर चित्रकारी भी की गई है, जिसकी परिकल्पना प्रोफेसर हिम चटर्जी द्वारा, और इन्होंने यह बताया कि दिल्ली के प्रगति मैदान में 28,961 वर्ग मीटर इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर भित्ति चित्र की रूपरेखा तैयार की गई थी। तो यह सुरंग जो है, सुरंग को चित्रित करने में लगभग 1.5 महीने का समय लगा। और उन्होंने बताया कि चित्रों में पहाड़ी नृत्य के एक महत्वपूर्ण स्वरूप चोल्टो नृत्य, इसको आर्ट एंड कल्चर से जरूर जोड़ लीजिएगा, चोल्टू नृत्य को दर्शाया गया है। और यह नृत्य राज्य के ऊपरी क्षेत्रों ठियोग, रोहड़, रामपुर, कोटखाई में प्रचलित है, जिसे विशेष अवसरों पर स्थानीय देवता को प्रसन्न करने के लिए यह किया जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसे ध्यान रखेंगे। और यह जो है देख सकते हैं कि ये जो आज के हम लोगों ने क्वेश्चन टॉपिक डिस्कस किए, आशा करता हूं कि आप लोगों को यह आज का DQ समझ में आएगा और आशा करता हूं कि आप लोग इसमें खूब एंजॉय कर रहे होंगे और आगामी 2024 की परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसमें इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न है, आज के लिए आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, सुशासन दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? किसकी स्मृति में मनाया जाता है? पहला प्रश्न। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत कच्चे तेल का आयात के लिए पहला ऐसा कौन सा देश है जिसके लिए वह रुपए में भुगतान कर रहा है? किसमें कर रहा है? रुपए में भुगतान कर रहा है। तो इस तरह से यह 2 प्रश्नों के उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। इन 5 में से देखते हैं आप लोगों को कितना याद रहता है। और
चलते चलते एक महत्वपूर्ण फिर से सूचना यही है कि आप लोग इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक में गूगल फॉर्म मिलेगा। अगर आप एक बार में यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज उस गूगल फॉर्म को भरें और इस तरह से 1 बाय 1 आपकी काउंसलिंग सेशन होगा और यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। तो इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें। और दोस्तों, अगर वीडियो ये अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।